चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित करके औपचारिक शुरुआत करें। मैं सबसे पहले डॉक्टर टी राम सर का स्वागत करता हूँ और बताऊंगा कि सर टी राम सर द्रव्य गुण विभाग आयुर्वेदा के विभागाध्यक्ष हैं और डॉक्टर नागेंद्र सर शिक्षा संकाय कमच्छा में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। डॉक्टर आर के गौतम सर जो आईआईटी बीएचयू से हैं, वो भी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। गंगेश गोंडवाना सर, ये भी आईआईटी बीएचयू से हैं। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इसके बाद दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के लिए यहाँ पे हमारे साथियों ने यहाँ पे उपस्थित साथियों ने दीप सजाया, उसमें तेल और बाती साथ। तो मैं चाहूंगा कि कृपया करके सर लोग कुछ दीप जला के एक औपचारिक शुरुआत कर दीजिए ताकि सारे दीप को एक साथ प्रज्वलित किया जाए। तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, तो बाबा साहब ने हमें प्रकाश की ओर लेकर के गए, हमारे जीवन को प्रकाशित करने का काम किया, हमें हमारे अधिकारों को बताने का काम किया। तो हम बाबा साहब के बारे में बोलने से पूर्व कुछ उनके लिए बोलना चाहते हैं, कुछ पंक्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं। जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का हार उसी को। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब अगर ना हुए होते इस देश में, क्योंकि बाबा साहब जैसे महापुरुष किसी देश को मिलना एक बड़े गर्व की बात है। और भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में अगर बाबा साहब जैसे आदमी नहीं होते, बाबा साहब जैसे महापुरुष नहीं होते, तो आज हमारा देश एकता और अखंडता पर जो गर्व करता है शायद ना कर रहा होता। क्योंकि एकता और अखंडता के सूत्रधार के रूप में हम बाबा साहब को मानते हैं। और आज अगर यह एक सच्चाई भी है, क्योंकि हम विधि के विद्यार्थी होने के तो हमें शक्ति रखनी होगी, पर क्षमा, दया, सहनशीलता जैसे गुण को नहीं छोड़ना होगा। बाबा साहब लाख अपमानित हुए पर आक्रामक नहीं हुए। ये बाबा साहब की खासियत रही कि विचार में दृढ़ता रहे पर सहनशीलता भी साथ में हो। शायद यही हिंदू दर्शन भी कहता है। और बाबा साहब बुद्ध धर्म से ज्यादा प्रभावित थे। बौद्ध धर्म क्या सिखाता है हमें? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पहले बुद्ध के शरण में आओ। अगर बुद्ध के शरण में नहीं आ सकते, बुद्ध तो है नहीं उपस्थित, तो धर्म के शरण में जाओ। धर्म के नहीं तो संघ में आओ, क्योंकि संघ से एक दूसरे के विचार, जैसे हमारे अभी वक्ता ने पूर्व के वक्ता ने कहा कि यहाँ लोग विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी एकत्रित हुए, यह भी एक मकसद था। तो विचारों का संघ में जब रहेंगे तो विचार एक दूसरे के विचार से आप हो सकता है प्रभावित हो सकता है आप किसी के विचार से सहमत ना हो, पर संघ में होना आवश्यक है। इसी सब समय की कमी है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। किताबी बातें आप सब पढ़ते हो, जानते हो, समझते हो, लेकिन आज भी जो समाज का स्वरूप है, अगर उस स्वरूप पे हम चर्चा करें तो पाएंगे कि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करने में मैक्सिमम अभी जो हमारा आधार है वो कहीं ना कहीं असफलता की तरफ हम हैं। क्योंकि आप जो हैं यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर और सेकेंड जनरेशन लर्नर तक हैं, जो एलीट फैमिली में कन्वर्ट हो गए लोग हैं, वो इस आइडियोलॉजी से अलग हो चुके हैं। और अभी भी अगर कहा जाए कि हमारा जो गांव का समाज है उसमें केवल कुछ जातियों को छोड़ दिया जाए तो वो लोग अंबेडकर बाबा साहब को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में आपकी, हम सब की जिम्मेदारी क्या है कि लोगों तक वो कम्युनिकेट करें कि वो क्या थे, उनकी एजुकेशन क्या थी, उन्होंने किसके लिए काम किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल एक पर्टिकुलर, जो अभी बच्चा कह रहा था कि वो एक जाति के अंतर्गत बांध दिया गया उनको। ये सोचकर बड़ा कष्ट होता है कि हम जब समाज की तरफ मूव करते हैं तो समाज में लोग अभी उनको जानते ही नहीं हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनकी जो शिक्षाएं हैं या उनका जो कार्य
था उसको कम्युनिकेट करें। वोमेन जिसे महिला, आप यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हमारे साथ हैं और वो जिस कम्युनिटी से भी हों, आई डोंट नो, और ऐसा लगता होगा या ऐसा आभास भी है कि ये एससी या ओबीसी से ही संबंधित होंगे। लेकिन जो 50% आबादी है, जिसे महिला आबादी कहा जाता है, उसके अधिकारों को, उसके कह सकते हैं कि अस्तित्व को अगर किसी ने पहचान दिलाई है तो बाबा साहब है। तो ऐसे में पूरे समाज को साथ लेकर वो चले थे। और जैसा अभी बच्चे बात कर रहे थे कि चाहे वो लेबर्स ला, हम सभी एक तरीके से कर्मचारी और लेबर के ही रूप में यहाँ पे हैं। जो अर्थ के फलस्वरूप काम कर रहा है, अर्निंग मनी के अगेंस्ट काम कर रहा है, वो सभी लेबर है। तो ऐसे में उस लेबर राइट का प्रोटेक्शन, और अभी कल या परसों के पेपर में था कि जेई इंजीनियर जो है ओबीसी, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी सभा में आज एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। करते हैं महिला सशक्तिकरण का। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो हिंदू कोड बिल का लाया था पार्लियामेंट में, जैसा कि लड़कियों के लिए प्रॉपर्टी इनहेरिटेड करने के लिए राइट टू मैरिज फॉर डिवोर्सी एंड विडो, एडॉप्शन ऑफ गर्ल्स, सबसे पहले उन्होंने बात किया था, जिसके लिए उन्होंने 3 साल तक कड़ी संघर्ष किया, जिस फलस्वरूप किसी तरीके से वो हिंदू कोड बिल पारित न हो सका, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 27 सितंबर 1951 को सदन में इस्तीफा दे दिया। जो आज हम लोग बात करते हैं लेबर रिफॉर्म के लिए, 1942 से 46 के बीच में उन्होंने काउंसिल में लेबर मिनिस्टर के रूप में काम किया, जिसके फलस्वरूप आज परिणाम है जो आज देखते हैं सारे एम्प्लॉय 8 घंटा काम करते हैं। आज़ादी से पहले जो मजदूरों की जो व्यवस्था थी बहुत ही बर्बरता व्यवस्था थी, लेकिन आज जो भी हम देख रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, चाहे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इंश्योरेंस का बात करते हैं, सब उन्हीं का देन है। आज जो 370 का जो मुद्दा उठाए हुए थे कुछ लोग, इसी तरीके से वो समाप्त हुआ, लेकिन जब संविधान जब बन रही थी उस समय ही बाबा साहब ने 370 का घोर विरोध किया था। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन, डिसइंटीग्रिटी के लिए भारत के लिए खतरा था। क्या हुआ, आज वो इतने दूरदर्शी सोच थे कि जिसका परिणाम आज लास्ट में करना ही पड़ा। मैटरनिटी रिलीफ की बात करते हैं, मैटरनिटी बिलीफ के लिए आज जो देखते हैं हम लोग अलग अलग स्टेट मैटरनिटी बिलीफ, मैटरनिटी राइट के लिए एक्ट पारित कर रहे हैं, वो उन्हीं का दिन है। जो 1924 में उन्होंने हितकारिणी सभा का स्थापना किया था, जिसमें उन्होंने 3 बात कहा था, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। कहने का मतलब कि जब आप शिक्षित नहीं रहोगे तो संघर्ष कैसे करोगे, और संघर्ष नहीं करोगे तो कैसे संघ बनाओगे। जो 19 जो संविधान का बात करता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आज क्या है? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि मैं एक विधि का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि जो संविधान बनाने में जो उनका योगदान रहा है वो शायद ही किसी का रहा। व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था इतनी घोर थी कि बाबा साहब को कोई टिकट नहीं देना चाहता था।
बाबा साहेब को कोई टिकट नहीं देना चाहता था, जिसके दिया था, खड़े अंग्रेज नहीं माने तो गोलियों से भून दिया था। अरे गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। तो माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। और मुझे शर्म आता है कि क्या हम इसी आजादी के लिए स्वतंत्र हुए थे, इसी आजादी के लड़ाइयों के लिए आज हम इतना संघर्ष किए थे। कि जब आज ये पूछा जाता है मंचों पे खड़े होकर कि जब एक दलित होने पर हमें पीछे हटना पड़ता है, तो मैं आज सवाल करना चाहती हूँ। चंद पंक्तियाँ अपनी लिखी हुई पढ़ूंगी मैं, और उसके माध्यम से मैं अपने बातों को रखूंगी और वो सवाल होंगे, कोई जवाब नहीं है। जब ये कविताएं मैंने पढ़ी एक मंच पर, तो मुझे वहाँ से बोला गया कि आप एक दलित समाज से हैं क्या? मैंने कहा दलित समाज से तो नहीं है, क्या ये बात करना बुरा है? तो मैं चंद बातें अपनी रखूंगी कि विश्व गुरु के धरती पर आज युवा इतना बेचारा क्यों? विश्व गुरु के धरती पर आज युवा इतना बेचारा क्यों? सींच सींच अनजोग जावे उन्हें न मिले सहारा क्यों? लोकतंत्र के देश में हरकू को ठाकुर मारा क्यों? केहू के है चमचम साड़ी, केहू के फटा किनारा क्यों? बेटी को न्याय दिलवाने में बाप का हौसला हारा क्यों? घर जलाकर पूछते हैं साहब तुम्हारे आग का पानी खारा क्यों? आज जब मैं देखती हूँ यहाँ, आज जब हम आधुनिक युग में हैं, ये जो जब मैं ये देखती हूँ कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश का संसद कौन है? इन्हीं सवालों के साथ आप सभी इस पे सोचिएगा जरूर। ना मैं इनके विचारों पे बहुत प्रकाश डाल रही हूँ, ना इनके जीवन परिचय पे बहुत प्रकाश डाल रही हूँ, बस चंद यही विचार जो आज भी हमारे समाज में है। जब आज भी महिला को कहना पड़ता है न्याय के लिए, उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम ऐसे अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब हमारे पेंशनों में रिश्वतें ली जाती हैं, जब हमें छोटे से काम करने के लिए कहा जाता है कि ये तो यहाँ का नियम है, आपको रिश्वत देना पड़ेगा। तो ये आज के समाज में जब हमारे बीच हम सभी बहुत प्रबुद्ध जन हैं, हमारे विचार बहुत उत्कृष्ट हैं, तो यहाँ पर चंद लोग जो केवल दलित समाज से या थोड़े प्रबुद्ध हैं, वही क्यों उपस्थित हैं? आज कहीं मुशायरा हो रहा हो, इसी फैकल्टी में कहीं मुशायरा हो रहा हो, कहीं कुछ ऐसे कार्यक्रम हो, तो वहाँ भर भर के विद्यार्थी जाते हैं। मैं आप सभी से यह सवाल करना चाहती हूँ कि वो चार लोग एक साथ बचते हैं। बना रहे भैया इधर देखिए आप लोग। रंगोली बनाई गई है जो रिपू आर्ट क्लास द्वारा बनाया गया है। हालांकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो विजुअल आर्ट से और इस तरीके की बेहतरीन रंगोली को बनाने का हुनर रखते हैं, वो माता रखते हैं। और इसी तरीके से कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जब दीप भी जला दे तो सही है। सुशील फोटो लेते रहिए। माचिस रितेश, माचिस और सपोर्ट दे दो। बहुत ही सुंदर सारे कम से कम 60-65 जो चित्रकला प्रतियोगिता में छात्रों ने सहभाग किया था, तो हम लोगों ने उनको सम्मानित भी किया था।
यहीं पे यहीं मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि वो उधर से मासी दीपक से दीपक जलाओ।